नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है खाद्य संसाधनों में सुधार। तो दोस्तों ये चैप्टर नंबर 12 है। नई एनसीईआरटी में क्या है, चैप्टर नंबर 12 पे है खाद्य संसाधनों में सुधार, और पुरानी एनसीईआरटी में यह चैप्टर नंबर 15 है। तो दोस्तों जरा सोचिए, अगर हमारे खेतों में फसलें उगना बंद हो जाए, क्या है, फसलें उगना बंद हो जाए तो अनाज की कमी हो जाएगी और खाने की चीज़ें क्या होंगी, बहुत महंगी हो जाएंगी। तो हमारा जीवन कैसा होगा, इस पर विचार कीजिए आप कि हमारा जीवन कैसा होगा। दोस्तों हमारी जिंदगी का हर निवाला किस पर निर्भर है, खेती पर निर्भर करता है। लेकिन सिर्फ खेती करना ही काफ़ी नहीं है, खेती को बेहतर बनाना जरूरी है ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या को पर्याप्त पोषक और सुरक्षित भोजन मिल सके। इसलिए आज हम पढ़ेंगे खाद्य संसाधनों में सुधार। क्या पढ़ेंगे? खाद्य संसाधनों में सुधार, जिसमें हम जानेंगे कि आधुनिक तकनीकों, वैज्ञानिक तरीकों और प्राकृतिक उपायों से किसान कैसे खाद्य उत्पादन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं और उसे सुरक्षित करते हैं या सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना अध्याय स्टार्ट करते हैं। खाद्य संसाधनों में सुधार, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। ठीक है, तो खाद्य संसाधनों में सुधार पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि खाद्य संसाधन क्या होते हैं, खाद्य संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यही होता है कि खाद्य संसाधन किसे कहते हैं। तो देखते हैं, वे सभी संसाधन जिससे हमें खाद्य भोजन प्राप्त होते हैं, खाद्य या भोजन प्राप्त होते हैं उसे हम खाद्य संसाधन कहते हैं। जैसे फसल से हमें क्या क्या उपलब्ध होती हैं, फसल से हमें बहुत सारे खाद्यान्न मिलते हैं। जैसे आपको अनाज हुआ, धान, गेहूं आदि सभी खाद्यान्न जो है हमको प्राप्त होते हैं। फलों से फल है, सब्जियां है तथा पशुओं और पक्षियों से भी खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे कि एनिमल प्रोडक्ट में जैसे आपका हो जाएगा दूध हो जाएगा, मांस हो जाएगा, अंडे, मछली, शहद आदि सभी खाद्यान्न संसाधन है और इनसे हमें खाद्य या भोजन प्राप्त होते हैं। भोजन की आवश्यकता हमें क्यों होती है? क्योंकि हमको हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ग्रोथ के लिए और विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, विटामिन की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट हुआ, विटामिन हुआ, प्रोटीन हुआ, इन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो आइए हम लोग अपना अध्याय अब शुरू करते हैं। देखते हैं क्या लिखा। हम सभी जानते हैं कि सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। ठीक है, इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए क्या है, स्वास्थ्य के लिए होती है। पौधे तथा जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य क्या है, स्रोत हैं। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त होते हैं। अधिकांश भोजन हमें किससे प्राप्त होते हैं, कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं, हम प्रायः समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि कृषि उत्पादन तथा पशुपालन को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। यह आवश्यक क्यों है? कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि हम पशुपालन कर रहे हैं, कृषि में उत्पादन बढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है ये, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे देश की जो जनसंख्या है वो काफ़ी अधिक है। हमारे देश की जनसंख्या क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन जो भूमि है, हमारे देश की भूमि है, वह एक सीमित मात्रा में है। ठीक है, सीमित एरिया में है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते। लेकिन इसमें उत्पादन को हम क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, जिससे देश के सभी नागरिकों को भोजन या भोज्य पदार्थ को उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। हम वर्तमान उत्पादन स्तर पर ही क्यों नहीं निर्वाह कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। भारत की जनसंख्या, जो क्वेश्चन था कि उत्पादन और पशुपालन क्यों बढ़ा रहे हैं, उसकी देखिए आंसर क्या लिखा है। भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। हमारे देश की जनसंख्या क्या है, 100 करोड़ 1 बिलियन से अधिक है तथा इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पादन की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, यह वृद्धि अधिक भूमि पर कृषि करने से संभव हो सकती है, परंतु भारत में पहले से ही अत्यधिक स्थान पर खेती होती है, अतः कृषि के लिए और अधिक भूमि की उपलब्धता नहीं है।
क्या लिखा है, कृषि के लिए और अधिक भूमि उपलब्धता नहीं है। ठीक, इसलिए फसल पशुधन, क्या लिखा है, इसीलिए फसल पशुधन के उत्पादन की क्षमता को क्या करना, बढ़ाना आवश्यक है। आगे देखते हैं। अभी तक फसल उत्पादन को बढ़ाने के हमारे प्रयास कुछ सीमा तक सफल रहे हैं। हमने हरित क्रांति का मतलब क्या होता है कि फसल के उत्पादन में क्या हो, आशा से ज्यादा वृद्धि क्या है, हरित क्रांति है। हरित क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि की है, क्या लिखा, तथा श्वेत क्रांति द्वारा दूध का उत्पादन बढ़ाया गया। श्वेत क्रांति क्या है, दूध के उत्पादन में वृद्धि को हम श्वेत क्रांति कहते हैं। फसल के उत्पादन को हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, और उसका अच्छा प्रबंधन भी किया है। आगे देखते हैं। इन क्रांतियों की प्रक्रिया, क्या लिखा है, इन क्रांतियों की प्रक्रिया में हमारी प्राकृतिक संपदाओं का बहुत अधिक उपयोग हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी प्राकृतिक संपदा को हानि होने से अवसर बढ़ गए हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि फसल उत्पादन बढ़ाने के प्रयास पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने वाले, क्या लिखा है, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने वाले कारकों को क्षति न पहुंचाए। इसलिए कृषि तथा पशुपालन के लिए संपोषणी प्रणालियों को अपनाने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है, संपोषणी प्रणाली। तो संपोषणी प्रणाली क्या होता है, हम कृषि या पशुपालन इस प्रकार करें कि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे, जिससे हमारे पर्यावरण से संबंधित भविष्य में कोई समस्या न हो, और जितने संसाधन का हम उपयोग कर रहे हैं या उसका उपभोग कर रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी उसको इसका लाभ मिल सके। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या लिखा है, केवल फसल उत्पादन बढ़ाने तथा उन्हें गोदामों में संचित करने से ही कुपोषण तथा भूख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है। खाद्य सुरक्षा उसके उत्पादन तथा उपलब्धता दोनों पर निर्भर है। अब यहाँ पर एक शब्द आया, खाद्य सुरक्षा। क्या आया, खाद्य सुरक्षा देखिए, एक सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है। इसके अंतर्गत क्या होता है, ठीक, जैसे खाद्य सुरक्षा क्या है, प्रत्येक व्यक्ति तक भोजन पहुंच सके, यही क्या है, खाद्य सुरक्षा है। ठीक, अर्थात हमारे देश में कोई भूखा न रहे, तो इसका प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है। खाद्य सुरक्षा क्या होता है, फसल उत्पादन तथा उसकी उपलब्धता दोनों पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या को अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर है। इसलिए कृषि क्षेत्र में लोगों की आय भी बढ़नी चाहिए, जिससे कि भूख की समस्या का समाधान हो सके। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना होगा। संपोषणी जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण तथा संगठित कृषि प्रणालियां अपनानी चाहिए। ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए इसमें क्या लिखा है, पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन के साथ कृषि इत्यादि। अब प्रश्न यह उठता है कि फसल तथा पशुधन के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। ठीक है, तो देखते हैं इनको कैसे बढ़ाते हैं हम। तो देखते हैं फसल उत्पादन में उन्नति। ठीक, फसल उत्पादन में उन्नति, ऊर्जा की आवश्यकता के लिए, देखिए शब्द है ऊर्जा की आवश्यकता के लिए, अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा तथा ज्वार से हमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए फसल उत्पादन में हम वृद्धि करते हैं, जैसे उन्नत फसल उत्पादन में हमें क्या मिलता है, फसल उत्पादन में हमें विभिन्न खाद्य पदार्थों से अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। क्या होता है, फसल उत्पादन से हमें विभिन्न खाद्य पदार्थों से अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमको किससे मिलता है, अनाजों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा तथा ज्वार से हमको क्या मिलता है,
कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फिर हमको मिल चाहिए प्रोटीन। पोषक तत्वों में क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन हमको दाल जैसे मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है। और जो वसा होती है, वसा हमको तेल वाले बीजों जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, सरसों, अलसी तथा सूरजमुखी से हमें क्या होता है? वसा प्राप्त होती है। तो आइए हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक। क्या लिखा है? ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा तथा ज्वार से हमें क्या प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दालें जैसे कि चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर से प्रोटीन प्राप्त होती है। ठीक। और तेल वाले बीजों जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, सरसों, अलसी तथा सूरजमुखी से हमें आवश्यक वसा प्राप्त होती है। सब्जियां, मसाले तथा फलों से हमें विटामिन तथा खनिज लवण, कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। चारा फसलें जैसे जब हम पशुपालन करते हैं तो पशुपालन के लिए, पशुओं के लिए हमको चारे की आवश्यकता होती है, उनके पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए क्या है? चारों में हम देखेंगे वर्सीम, जई अथवा सूडान। जई को हम सूडान भी कहते हैं। सूडान का खास उत्पादन पशुओं के लिए पशुधन के लिए क्या है? चारे के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए कुछ अनाजों को दिखाया, जैसे मक्का, धान, चना, ठीक है, सूरजमुखी आदि सभी हैं। यहाँ से देखते हैं विभिन्न फसलों, क्या लिखा है? विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियों, तापमान तथा दीप्तिकाल। दीप्तिकाल मतलब जैसे कि क्या दिया है? दीप्तिकाल। ठीक है, दीप्तिकाल में देखिए, दीप्ति का मतलब होता है फोटो, अर्थात लाइट से संबंधित। मतलब जब हम कोई क्या कहते हैं फसल उत्पादन करते हैं तो उनका ध्यान देते हैं कि वो जो बीज हुआ, जो हम बीज का सिलेक्शन करते हैं, उसको चुनते हैं, तो वह जो है जलवायु संबंधी है, परिस्थितियों, तापमान और दीप्तिकाल का ध्यान देते हुए हम उसको बोते हैं। तो दीप्तिकाल का मतलब क्या होता है कि किसी भी पौधे के वृद्धि के लिए, विकास के लिए, उसके स्वस्थ रहने के लिए कितने समय तक या कितने अवधि तक सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे कुछ फसल होते हैं 2 महीने में पूरे होते हैं, कुछ फसल होते हैं 3 महीने में, कुछ फसल होते हैं 4 महीने में। इस प्रकार उनको 2, 3, 4 महीने में जिन जिन फसलों को सूर्य की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, वही हमारी क्या है? दीप्तिकाल कहलाती है। ठीक है, जिससे कि क्या लिखा है? दीप्तिकाल। क्या लिखा है? परिस्थितियों, तापमान तथा दीप्तिकाल की आवश्यकता होती है, जिससे कि उनकी समुचित वृद्धि हो सके, वे अपना जीवन चक्र पूरा कर सके। दीप्तिकाल क्या है? अब देखते हैं यहाँ पर। दीप्तिकाल देखिए बताया गया, सूर्य प्रकाश के काल से संबंधित होता है। पौधों में पुष्पन तथा वृद्धि सूर्य प्रकाश पर निर्भर करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। देखिए, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उसको हम स्वपोषी कहते हैं, और जो दूसरे पर बहुत निर्भर करते हैं उनको हम परपोषी कहते हैं। जैसे पौधे हुए क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश के द्वारा फोटोसिंथेसिस, सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया? स्वपोषी। जो अन्य जंतु हैं, जानवर हैं, जैसे बकरी हुई, खरगोश हुए, शेर हुए, मानव हुआ, ये पौधों पर निर्भर है, यह एक दूसरे पर क्या है? निर्भर। इसी को हम फूड वेब कहते हैं। ठीक है, तो जो दूसरों पर निर्भर है उनको हम परपोषी कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, ठीक, खरीफ फसलें कहलाती हैं। ठीक, जिनको हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, जिनका हम उत्पादन करते हैं, वो क्या है? खरीफ फसल कहलाती हैं, जो जून से आरंभ होकर अक्टूबर मास तक होती है। कुछ फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं, जिनको शीत ऋतु में उगाई जाती है वो नवंबर से अप्रैल मास तक होती है। इन फसलों को रबी फसल कहते हैं। जैसे कि धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग तथा उड़द खरीफ फसलें हैं। क्या है? खरीफ फसलें हैं। देखिए, खरीफ फसलें कौन कौन सी हैं? धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग तथा उड़द, ये क्या है? खरीफ फसलें हैं। गेहूं, चना, मटर, क्या है? गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी, ये क्या है? रबी फसलें हैं। ठीक है, क्या लिखा? भारत में
भारत में सन 1992 से सन 2000 तक कृषि भूमि में कितनी परसेंटेज की वृद्धि हुई? 25% की वृद्धि हुई। देखिए भारत में चाहे देश में जो भूमि है वो एक सीमित मात्रा में, अब 25% क्या है भूमि की वृद्धि कैसे हुई? कृषि भूमि की जो ऊबड़ खाबड़ जमीन थे, जो ऊबड़ खाबड़ जमीन थे उसी को क्या कर दिया गया? समतल कर दिया गया, उसी को बराबर कर दिया गया। कुछ जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाया गया, उसी के फलस्वरूप हमारा जो है 25% कृषि भूमि की वृद्धि हुई, जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुनी की वृद्धि हुई। अन्न की पैदावार में कितने गुनी की वृद्धि हुई? 4 गुनी की। पैदावार में यह उन्नत कैसे हुई? यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों की, क्या लिखा है? यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में सोचे तो हम उनका 3 चरणों में बांट सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कृषि प्रणालियों को अगर हम देखें, ठीक, तो उनको हम कितने चरणों में बांट सकते हैं? 3 चरणों में, ठीक है। देखिए सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला कौन सा है? बीज को चुनना, बीज का चुनना, ठीक। दूसरा फसल की उचित क्या है? दूसरा क्या है? फसल की उचित देखभाल। तीसरा क्या है? खेतों में जो उगी फसल है उसकी सुरक्षा तथा कटी हुई फसल को हानि से बचाना, ठीक है। ये क्या हो गया? कृषि प्रणालियों में शामिल विषय है, ठीक। जिनका क्या है? पहला क्या है? बीज का चुनना, चुनाव करना। बीज का क्या है? चुनाव करना, जिसे उसको कीटनाशकों से उसको सुरक्षा मिल सके, वो क्या है? उसके प्रति उसका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो, इस प्रकार हम बीजों का सिलेक्शन करेंगे, ठीक। दूसरा क्या है? फसल की उचित देखभाल करना है। तीसरा खेतों में जो उगी फसल की है, फसल है उसकी सुरक्षा तथा कटी हुई फसल को हानि से हमें बचाना। इस प्रकार फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियों को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया। जैसे कि पहला क्या? फसल किस्मों में सुधार। फसल की किस्मों में सुधार, इसका मतलब क्या? अच्छे किस्म के बीजों को चुनना। फसल की किस्मों में सुधार का मतलब क्या है? अच्छे किस्म के बीजों को चुनना। फिर दूसरा क्या है? फसल उत्पादन प्रबंधन। फसल उत्पादन प्रबंधन का मतलब क्या है? फसल का उचित देखभाल करना, फसल का उचित देखभाल करना, ठीक। तीसरा क्या है? फसल सुरक्षा प्रबंधन। फसल सुरक्षा प्रबंधन में हम क्या करते हैं? खेतों में उगी फसल की सुरक्षा तथा कटी हुई फसल को हानि से हम बचाते हैं, या उसको हानि से बचाना, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं फसल की किस्मों में सुधार। फसल की किस्मों में सुधार, देखिए फसलों का उत्पादन अच्छा हो, यह प्रयास फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है, ठीक है। फसलों का उत्पादन अच्छा हो, यह प्रयास फसलों की किस्मों के चयन पर निर्भर करता है। फसल की किस्मों या प्रभेदों के लिए विभिन्न उपयोगी गुणों जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता तथा उच्च उत्पादन। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हम जब बीजों का चुनाव करते हैं, उसका सिलेक्शन करते हैं, तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए? अच्छे गुणों वाले होने चाहिए। विभिन्न का मतलब अच्छे गुणों वाले होने चाहिए, जैसे कि वह रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला हो, उर्वरक के प्रति अनुरूपता हो, उत्पादन की उसकी क्या हो? उत्पादन में गुणवत्ता तथा उच्च उत्पादन हो, ठीक है। का चयन प्रजनन द्वारा कर सकते हैं। फसल क्या लिखा है? फसल की किस्मों में फसल की अच्छी गुणों को संकरण द्वारा, क्या लिखा है? फसल की किस्मों में अच्छी गुणों को संकरण द्वारा डाला जा सकता। अब यहाँ पर है संकरण द्वारा, ठीक है। संकरण विधि में क्या लिखा है? संकरण विधि में विभिन्न आनुवांशिक गुणों वाले पौधों में संकरण कराते हैं। विभिन्न का मतलब है यहाँ पर अलग अलग पौधों में, ठीक है। आइए देखते हैं संकरण विधि क्या है। संकरण विधि यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्या होता है, कोई भी पौधा हुआ या जब एनिमल हुआ तो उनमें क्या होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे एक मेल है, ठीक, कोई यहाँ मेल है, कोई फीमेल है, ठीक। मेल का गैमीट, फीमेल का गैमीट दोनों मिलते हैं, ठीक, तो एक नया संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये क्या है? फर्टिलाइजेशन है, ठीक। अब देखते हैं पौधों में। जैसे कोई पौधा है, एक ये पौधा है, अच्छे किस्म की पौधा है, ठीक, इसमें
अच्छी गुणवत्ता वाला बीज है ये, ठीक। फूलों का कलर अच्छा हो, उत्पादन अच्छा हो, ठीक। ये कोई पौधा है, इसमें हम इसका मेल, ठीक, इसका फीमेल, ठीक। ये नर हो गया और ये मादा हो गया, ठीक। दोनों में हम क्या करेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। जब इनका क्रॉस फर्टिलाइज मतलब एक पौधे का मेल दूसरे पौधों के फीमेल, दोनों में क्या है, दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, जिसको हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे, कहेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इनसे जो बीज उत्पन्न होगा, इनसे जो बीज उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे, संकर बीज, संकर बीज, ठीक है। इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, संकर बीज, संकर बीज, ठीक। क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है, दो लोगों के बीच, ठीक, दो अन्य अन्य लोगों के बीच। अभी बताएंगे आगे कैसे कैसे हो सकता है ये, ठीक। अब जैसे कि देखिए, कोई गाय है, कोई अच्छी नस्ल की गाय है, ठीक, कोई अच्छी नस्ल की गाय है, ठीक, और कोई अच्छी नस्ल का मजबूत, ठीक, बैल है, ठीक। तो दोनों में क्या होगा, इनको गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, दूध को बढ़ाने के लिए हम दोनों में क्या करेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। तो उनसे जो बछड़ा उत्पन्न होगा, ठीक, वो क्या होगा, संकर होगा, ठीक, संकर होगा, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए विस्तृत में जानकारी अभी आपको मिलेगी। देखिए क्या लिखा यहाँ पर, संकर विधि में, संकर विधि में क्या, विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाते हैं। यह संकरण क्या होता है, अंतरा किस्मी, अंतरा किस्मी का मतलब होता है अलग अलग किस्मों में, दो अलग अलग किस्मों के पौधों में, ठीक। अंतरा स्पीसीज, अंतरा स्पीसीज क्या है, एक ही जीनस के दो अलग अलग स्पीसीजों में, ठीक, अथवा अंतरावंशी, अंतरावंशी मतलब विभिन्न जेनरा, मतलब अलग अलग जेनरा में, ठीक है, अलग अलग जेनरा में हो सकता है। फसल सुधार की, ये तो आपकी संकरण विधि पहली विधि थी। अब फसल सुधार की दूसरी विधि क्या है, ऐच्छिक गुणों वाली जीन का डालना, ठीक है, ऐच्छिक गुणों वाले जीन को डालना। इसका तात्पर्य देखिए, जैसे क्या है, कोई पौधा है, कोई क्या है, कोई पौधा है, उसका जो फल है बहुत अच्छे किस्म वाला है, बहुत अच्छा जो है, जैसे मटर का ही मैं मान लो, तो मटर में जो फली है बहुत अच्छी फली आ रही है इसमें, ठीक। अब कोई दूसरा पौधा है, उसमें फूलों का कलर जो है, उसकी जड़ें मजबूत है, या उसकी क्या है, या उसके तना मजबूत है, ठीक। तो इसमें से क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे, कुछ जीन, डीएनए क्या होते हैं, जीन होते हैं, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर में कि जीन क्या होते हैं, डीएनए क्या होते हैं, ठीक। तो सभी जो होता है, जैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने के लिए क्या है, हमारे पास डीएनए है, और डीएनए पर एक स्पेशल कैरेक्टर को बनाने के लिए, एक स्पेशल, एक विशिष्ट लक्षण को बनाने के लिए क्या होते हैं, जीन होते हैं। क्या होते हैं, जीन होते हैं। जैसे यहाँ पर फूलों का रंग है, रंग है, तो फूलों के रंग को बनाने के लिए एक क्या है, स्पेशल क्या है, विशिष्ट लक्षण बनाने वाला क्या है, जीन है। यहाँ पर मैंने कहा जो मटर की ये फली है, फली, इस फली को बनाने वाला भी एक क्या होगा, एक क्या होगा, विशिष्ट जीन होगा, ठीक है। तो इनमें से इससे अगर जो हम इस जीन को काट कर, इस वाले पौधे के डीएनए से हम जीन को काट कर इस वाले पौधे में, ये दूसरे वाले पौधे में अगर जो हम डाल देंगे तो इसमें भी देखिए फूलों का रंग भी बढ़िया है, ठीक, तना भी अच्छा है, और इसमें क्या होगा, फली भी अच्छा आएगा, ठीक। एक पौधे से दूसरे पौधे में डीएनए से स्पेशल तरीके से या विभिन्न आधुनिक तकनीकों द्वारा जीन को काट कर दूसरे पौधे में लगाना या उसमें जोड़ना ही क्या है, हमारा जोड़ना ही क्या है, ऐच्छिक गुणों वाले जीन का डालना कहलाएगा। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, आनुवांशिक रूपांतरित फसल प्राप्त होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम, नए प्रभेदों, क्या लिखा है, नए प्रभेदों को अपनाने से पहले हम यह आवश्यक है, क्या है, नए प्रभेदों को अपनाने से पहले यह आवश्यक है कि फसल की किस्म विभिन्न परिस्थितियों में जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती हैं अच्छा उत्पादन दे सके। किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए, अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित हो सके, ठीक है, अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित हो सके। कृषि प्रणालियों तथा फसल उत्पादन, मौसम, मिट्टी गुणवत्ता,
मौसम मिट्टी की गुणवत्ता तथा पानी की उपलब्धता पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है, चूंकि मौसम परिस्थितियों जैसे कि सूखा तथा बाढ़ का पूर्वानुमान कठिन होता है, इसलिए ऐसी किस्में अधिक उपयोगी हैं जो विविध जलवायु परिस्थितियों में भी उग सकें। इसी प्रकार ऐसी किस्में बनाई गई हैं जो उच्च लवणीय, क्या लिखा, उच्च लवणीय मिट्टी में भी उग सकें। किस्मों में क्या लिखा, किस्मों में सुधार के लिए कुछ कारक हैं। देखिए किस्मों में सुधार के लिए कुछ क्या है, कुछ कारक कौन कौन से देखते हैं। पहला कारक कौन सा, उच्च उत्पादन। उच्च उत्पादन का मतलब क्या है, उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, उच्च उत्पादन का मतलब क्या है, उत्पादन में वृद्धि, प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना। ठीक है, दूसरा क्या, उन्नत किस्में। फसल उत्पादन की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फल तथा सब्जियों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखते हैं, जैविक तथा अजैविक क्या लिखा है, प्रतिरोधकता। ठीक, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता। जैविक रोग कौन कौन से रोग, जैविक कौन से रोग, कीट तथा निमेटोड। ठीक, तथा अजैविक में क्या हो सकता है, सूखा, क्षारता, जल क्रांति, गर्मी, ठंड तथा पाला परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है। ठीक है, इन परिस्थितियों को सहन करने वाली किस्में फसल उत्पादन में सुधार कर सकती हैं। जैसे कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम बीज का सिलेक्शन करें, उसको जब हम बोएं तो ऐसे बीजों को हम बोएं कि जो क्या है, जैविक अजैविक प्रतिरोधकता वाला हो, जिसमें रोग न लगे, कीट निमेटोड आदि सबसे वो क्या है, बच सके। ठीक, तथा जो मौसम संबंधी है, अजैविक जो मतलब उसके लिए जो दिक्कतें हैं उसको भी यह रोक सके। जैसे कि सूखा, क्षारता, जल क्रांति, गर्मी तथा पाला परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन क्या हो सकती है, कम हो सकती है। इन परिस्थितियों को सहन करने वाली किस्में फसल उत्पादन में सुधार कर सकती है। अब देखते हैं परिपक्वन काल में परिवर्तन। फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। इससे किसान प्रति वर्ष अपने खेतों में कई फसलें उगा सकता है। क्या लिखा है, फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। इसमें किसान प्रति वर्ष अपने खेतों में कई फसलें उगा सकता है। कहने का मतलब यह है, जैसे कोई फसल क्या होता है, 4 मंथ में तैयार होता है, कोई फसल 4 मंथ में, कोई फसल 3 मंथ में, कोई फसल 2 मंथ में या 6 मंथ में मैं मान लूं। तो ऐसे फसल को हम बोएं या उगाएं कि जो बुआई से लेकर कटाई तक जो कम समय लगे, तो हम एक साल में ज्यादा से ज्यादा फसलों को बो सकते हैं और उनको काट सकते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, क्या है, कम समय होने के कारण, क्या है, कम समय होने के कारण फसल उत्पादन में धन भी कम खर्च होता है। समान परिपक्वन कटाई की प्रक्रिया को सरल बनाता है और कटाई के दौरान होने वाली फसल की हानि क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, व्यापक अनुकूलता। क्या है, व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होगा। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण। क्या है, ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण, इसमें क्या है, चारे वाली फसलें। अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि जो अनाज है उनके लिए, अब जानवरों के लिए जब हम पशुपालन करने के लिए उनको क्या है, चीज की आवश्यकता होगी, पोषक तत्वों के में क्या है, चारे की। तो उसके बारे में हम देखते हैं ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण क्या है, चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं। देखिए, जब हम चारा बोएंगे तो चाहेंगे उसमें पत्तियां ज्यादा हो, ठीक, वो पौधा लंबा हो, ठीक। लेकिन जब हम क्या करेंगे, जब धान बोएंगे तो सोचेंगे फसल ज्यादा हो, ठीक, उसकी बाली लंबी हो, ठीक, फसल क्या हो, उसका पौधा क्या हो, छोटा हो, ठीक, और बाली लंबी हो। लेकिन जब हम चारे वाली फसल करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, क्या है, फसलों क्या है, लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण है। ठीक, अनाज के लिए बौने पौधे, देखिए वही मैंने बताया, धान का पौधा उगाए या गेहूं के लिए तो उनके लिए छोटा पौधा हो और बालियां क्या हो, उसमें दाने क्या हो, ज्यादा हो। वही देखिए क्या लिखा है, अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त है ताकि उन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाले किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में क्या है, सहायक होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं फसल उत्पादन प्रबंधन। ठीक है, फसल उत्पादन
प्रबंधन। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, फसल की किस्मों में सुधार, हमने अपना पहला पॉइंट पढ़ा। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, फसल उत्पादन प्रबंधन। ठीक, आइए क्या लिखा है, अन्य कृषि प्रधान देशों के समान, अन्य कृषि प्रधान देशों के समान भारत में भी कृषि छोटे छोटे खेतों से लेकर बहुत बड़े फार्मों तक में होती है। इसलिए विभिन्न किसानों के पास भूमि धन सूचना तथा तकनीकी की क्या है, उपलब्धता कम अथवा अधिक होती है। उपलब्धता कम तथा अधिक होती है। संक्षिप्त में धन अथवा आर्थिक परिस्थितियां किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों तथा कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योगदान क्या है, योगदान उच्च निवेश तथा फसल उत्पादन में सहसंबंध इस प्रकार किसान की लागत क्षमता, फसल तंत्र तथा उत्पादन प्रणालियों का निर्धारण करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसलिए उत्पादन प्रणालियां भी विभिन्न स्तर की हो सकती है, जैसे कि बिना लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन तथा अधिक लागत उत्पादन। ठीक है, क्या है, उत्पादन प्रणालियां कितने स्तर की हो सकती है, विभिन्न स्तर की हो सकती है, जिसमें पहला क्या है, बिना लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन तथा अधिक लागत उत्पादन प्रणालियां इनमें क्या है, सम्मिलित है। अब हम देखते हैं पोषक प्रबंधन क्या है, अब हम देखते हैं पोषक प्रबंधन। ठीक, जैसे हमें विकास वृद्धि, क्या लिखा है, जैसे हमें विकास वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे हम अपने आप को ले लें, हमारे वृद्धि के लिए, विकास के लिए और हमको स्वस्थ रहने के लिए हमको क्या होता है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार फसलों को स्वस्थ होने के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनका जीवन चक्र पूरा करने के लिए उनको भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए क्या लिखा है, हमें विकास तथा वृद्धि तथा स्वास्थ्य रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही पौधों को भी वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पौधों को पोषक पदार्थ किससे प्राप्त होता है, हवा पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। किससे, हवा पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। पौधों के लिए 16 पोषक पदार्थ आवश्यक है। अब देखते हैं 16 पोषक तत्व क्या है, 16 पोषक पदार्थ आवश्यक है। जैसे कि हवा से हमें कार्बन तथा ऑक्सीजन, हवा से हमें क्या मिलती है, हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हमको हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एवं शेष पोषक पदार्थ क्या है, मिट्टी से प्राप्त होते हैं। शेष पोषक पदार्थ देखिए, हवा से हमको क्या क्या मिला, कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एवं जो शेष 13 पोषक तत्व वो हमको किससे, मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषक तत्वों में से 6 की अधिक मात्रा चाहिए। जैसे फसल जैसे 13 जो हम मिट्टी से हमें पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं, उनमें से जो 6 पोषक तत्व हैं, पोषक पदार्थ है, वो क्या है, उनकी आवश्यकता फसल को या पौधे के लिए ज्यादा होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, बृहद पोषक तत्व कहते हैं। और जो बाकी शेष 7 पोषक तत्व हैं, जो पोषक पदार्थ हैं, उनको पौधों को कम आवश्यकता होती है, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। वही लिखा है 6 की अधिक मात्रा चाहिए, इसलिए इन्हें बृहद पोषक तत्व कहते हैं या पोषक कहते हैं। शेष 7 पोषकों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसलिए उन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं। ठीक है, इन पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं सहित जनन वृद्धि तथा रोगों के प्रति प्रवृत्ति प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या लिखा है, इन पोषक तत्वों की कमी के कारण क्या होता है, पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं सहित जनन प्रक्रिया, वृद्धि तथा रोगों के प्रति प्रवृत्ति पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के रूप में इन पोषकों को मिलना आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये चार्ट में दिया है, हवा पानी तथा मृदा से प्राप्त होने वाले पोषक। ठीक, देखिए स्रोत क्या है, हवा से हमें कौन कौन से, अभी हम लोगों ने पढ़ा कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर उसके बाद जो बाकी 13 जो पोषक तत्व हमको मिट्टी से प्राप्त होती है। मिट्टी में बृहद पोषक जो 6 बृहद पोषक तत्व थे, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर। देखिए ये तो 3 ऐसे ही आपको याद होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके, इन्हीं को कहते हैं एनपीके। फिर उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है। अब सूक्ष्म पोषक में क्या है, सूक्ष्म पोषक में कौन कौन से हैं, देखिए सूक्ष्म पोषक में आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम। ठीक है, अब देखते हैं हम खाद। देखिए
खाद क्या है? जो हमारे द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे हमने खाना हुआ, कुछ कूड़ा करकट हुआ, इसको जब हम फेंक देते हैं, जब सड़ जाता है, वही हमारा खाद होता है। ठीक, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उर्वरक क्या होता है। ठीक, तो हम पहले पढ़ते खाद। खाद क्या है? वे कार्बनिक पदार्थ। खाद में क्या है? खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं। खाद को जंतुओं के अपशिष्ट, मैंने कहा ना वेस्ट प्रोडक्ट, अपशिष्ट तथा पौधों के कचरे के अपघटन से तैयार किया जाता है। खाद मिट्टी को पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है। ठीक है, अब देखिए खाद के हम देखिए गुण बताएं। खाद के अगर गुण में देखेंगे तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। खाद में क्या होती है? कार्बनिक, नंबर 1 क्या हो जाएगा? कार्बनिक। ठीक, नंबर 1 क्या हो जाएगा? कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। ठीक, नंबर 2 क्या? मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं। ठीक, नंबर 3 क्या हो जाएगा इसमें? पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है। खाद क्या है? मिट्टी को पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों को परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। ये खाद के गुण हो जाएंगे। ठीक, खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक, क्या लिखा है? चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता है। खाद बनाने में हम जैविक कचरे का उपयोग करते हैं। इससे उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी तथा इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिलेगा। खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थ के उपयोग के आधार पर खाद को निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है इसमें? पर्यावरण को क्या होगा? संरक्षण मिलेगा। ठीक, इसका मतलब यह है कि जो हम खाद बनाते हैं, ठीक, खाद में क्या होता है और जो उर्वरक होता है, उर्वरक में हम रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं जो मिट्टी की उर्वरता को कम कर देती है और हमारा जो भूमि जो है जलीय पर्यावरण को भी इफेक्ट पहुंचाता है वो। ठीक, तो इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए। आइए देखते हैं खाद के बारे में क्या लिखा है। ठीक, अब देखिए कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट क्या है? कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि पशुधन का मलमूत्र, गोबर, सब्जी के छिलके एवं कचरा, जानवरों तथा परित्यक्त चारे, घरेलू कचरे, सीवेज कचरे, फेंके हुए खरपतवार आदि को गड्ढे में क्या करते हैं? विलगित करते हैं। क्या करते हैं? विलगित करते हैं। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। कंपोस्ट को केंचुओं द्वारा पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निरस्त्रीकरण द्वारा, क्या लिखा? निरस्तीकरण द्वारा या निरस्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ठीक, यानी कुल मिलाकर जो जानवरों के मलमूत्र है, घर के उपयोग द्वारा जो कूड़े कचरे हैं, सब्जियों द्वारा जो वेस्टिजियल प्रोडक्ट है, उनको हम क्या करते हैं? सड़ा देते हैं। ठीक, वही हमारा वर्मी कंपोस्ट खाद होता है। अब देखते हैं हम हरी खाद। हरी खाद में क्या है? हरी खाद में हम देखते हैं कि फसल उगाने से पहले खेतों में कुछ पौधे, जब हम किसी फसल को बोना होता है उससे पहले खेतों में क्या है? जैसे पटसन, मूंग अथवा ग्वार आदि उगा देते हैं और तत्पश्चात उन पर हल चलाकर, मतलब खेतों में जब हम कोई फसल उगाना चाहते हैं उससे पहले पटसन, मूंग अथवा इसको क्या कर देते हैं? हम उगा देते हैं और ऐसे ही उसको हम उसमें क्या करते हैं? फसल या हल द्वारा उसको हम जोत देते हैं। ठीक, जब जोत देते हैं तो मिट्टी में ये क्या हो जाता है? मिल जाता है। ये पौधे हरी खाद में क्या होती है? परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक, जो मिट्टी को नाइट्रोजन और फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा खाद। अब हम देखते हैं उर्वरक क्या है। अब हम देखते हैं उर्वरक व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक है। उर्वरक व्यावसायिक रूप में तैयार पादप पोषक है। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम क्या है? तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं, NPK। इनके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि, कायिक का मतलब जैसे पत्तियां हुई, शाखाएं मतलब स्टेम, जो तना बोलते हैं, और फूल में क्या होती है? वृद्धि होती है।
और स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का भी उपयोग होता है, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से क्या है, महंगे हैं। आर्थिक दृष्टि से क्या है, महंगे हैं। उर्वरक का उपयोग क्या लिखा है, उर्वरक का उपयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या दिखा है, उर्वरक का उपयोग दिखाया गया है। जैसे क्या होगा, हम उर्वरक का उपयोग जब ज्यादा कर देते हैं, क्या करते हैं, उर्वरक का उपयोग जब हम ज्यादा कर देते हैं, ठीक, जैसे हम समय से नहीं डालते हैं, उचित मात्रा में नहीं डालते हैं, तो क्या होता है कि ये क्या होता है, उसका जो मिट्टी होता है वो सही से, मतलब कुल मिलाकर जब ज्यादा मात्रा में हम इनका उपयोग करते हैं तो जल प्रदूषण का क्या होता है, कारण बनता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है, उर्वरक का उपयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए और इसके सदुपयोग के लिए इसकी खुराक की उचित मात्रा, उचित समय तथा उर्वरक देने से पहले तथा उसके बाद की सावधानियों को अपनाना चाहिए। मतलब उर्वरक को, फसल को कब जरूरत है, कितने मात्रा में चाहिए, ये सब ध्यान देने के बाद ही या ध्यान देते हुए हमें उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए कभी कभी उर्वरक अधिक सिंचाई के कारण पानी में बह जाते हैं, ठीक, और पौधे को उसका पूरा अवशोषण, जैसे पौधे जो होते हैं उसका पूरा अवशोषण नहीं कर पाते हैं। ठीक, उर्वरक की यह अधिक मात्रा जल प्रदूषण का क्या होती है, जल प्रदूषण का कारण होती है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है, उर्वरक का सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को घटाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती। इससे सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध हो जाता है। उर्वरकों के उपयोग द्वारा फसलों का अधिक उत्पादन कम समय में प्राप्त हो सकता है। ठीक है, लेकिन देखिए उर्वरकों के उपयोग से फसलों का अधिक उत्पादन कम समय में प्राप्त हो सकता है, परंतु क्या होता है, यह मृदा की अर्थात मिट्टी की उर्वरता को क्या आता है, कुछ समय पश्चात हानि पहुंचाता है, उसकी उर्वरता को क्या करता है, कम कर देता है, जबकि खाद के उपयोग से लाभ दीर्घावधि में होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कार्बनिक खेती। कार्बनिक खेती मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक, कार्बनिक खेती क्या है, खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, देखिए जिसमें, अब कार्बनिक खेती क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कार्बनिक खेती क्या है, खेती करने की वह पद्धति है, खेती करने की वह पद्धति है जिससे रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी आदि का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, इस पद्धति में अधिकाधिक कार्बनिक खाद, इस पद्धति में अधिकाधिक कार्बनिक खाद, कृषि अपशिष्ट का मतलब पुआल तथा पशुधन का मलमूत्र का पुनर्चक्रण, जैविक कारक जैसे नील हरित शैवाल का संवर्धन, क्या है, नील हरित शैवाल का संवर्धन जैविक उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है, बनाने में उपयोग किया जाता है। नीम की पत्तियों तथा हल्दी का विशेष रूप से जैव कीटनाशकों के रूप में खाद संग्रहण में प्रयोग में किया जाता है। कुशल फसलीकरण पद्धति के लिए मिश्रित खेती, अंतर फसलीकरण तथा फसल चक्र क्या है, आवश्यक है। ये फसल तंत्र कीट, पीड़क तथा खरपतवार को नियंत्रित करते हैं और पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। अब देखते हैं सिंचाई के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सिंचाई का मतलब क्या होता है, सिंचाई जैसे कि सिंचाई जो हम फसल कर रहे हैं या जिस फसल का हम उत्पादन कर रहे हैं, जिसको हम बोए हुए हैं, उसको समय समय पर पानी देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, समय समय पर क्या होती है, समय समय पर पानी देने की आवश्यकता होती है, यही प्रक्रिया हमारी सिंचाई कहलाती है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर निर्भर है। अधिकांश खेती क्या है, वर्षा पर निर्भर है। अर्थात अधिकांश क्षेत्रों में फसल की उपज समय समय पर मानसून आने पर, वृद्धि काल में उचित वर्षा होने पर निर्भर करती है। इसलिए कम वर्षा होने पर फसल उत्पादन कम होता है या कम हो जाता है। फसल की वृद्धि काल में उचित समय पर सिंचाई करने से संभावित फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इसलिए अधिकाधिक कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं। तो देखिए ये डब्बे में इसको पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा, पानी की कमी अथवा वर्षा की अनियमितता के कारण सूखा होता है। वर्षा पर आधारित कृषि को सूखे से बहुत हानि होती है, विशेषतः उन क्षेत्रों में जहां पर किसान फसल उत्पादन में सिंचाई का उपयोग नहीं करते हैं और केवल वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं।
हल्की मृदाओं में पानी को संचित रखने की क्षमता कम होती है, इसलिए जिन क्षेत्रों में हल्की मृदा होती है वहां पर सूखे के कारण फसलों की बहुत हानि होती है। वैज्ञानिकों ने कुछ फसलों की ऐसी किस्में तैयार कर ली जो सूखे की स्थिति को क्या करे, सहन कर सकती है। ठीक है, अब देखते हैं भारत में क्या है। भारत में अनेक पानी के स्रोत हैं। भारत में अनेक पानी के स्रोत हैं और विभिन्न प्रकार की क्या है, जलवायु है। इन परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की सिंचाई की विधियां पानी के स्रोत की उपलब्धता के आधार पर अपनाई जाती है। इन स्रोतों के कुछ उदाहरण जैसे कुएं, नहरें, नदियां तथा तालाब हैं। देखिए, जो अधिकांश खेती होती है वो किस पे डिपेंड होती है, मुख्य रूप से जो हम लोग हैं वर्षा जल पर निर्भर करते हैं या वर्षा जल पर निर्भर होते हैं, लेकिन बहुत से सारी अन्य विधियां हैं जो निम्न है। ठीक है, वो क्या है, जैसे कि कुएं। अब पहला पढ़ते हैं कुएं। कुएं दो प्रकार के होते हैं, एक तो खुदे हुए कुएं तथा नलकूप। खुदे हुए कुएं द्वारा भूमिगत जल स्तरों में बहुत क्या लगा, जल स्तरों में स्थित पानी को एकत्रित किया जाता है। नलकूप में पानी गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है। इन कुओं से सिंचाई के लिए पानी को पंप द्वारा निकाला जाता है। अब देखते हैं नहरें। नहरें यह सिंचाई का एक बहुत विस्तृत तथा व्यापक तंत्र है। इसमें पानी एक या अधिक जलाशयों अथवा नदियों से आता है। मुख्य नहर से शाखाएं निकलती हैं जो विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती हैं। अब देखते हैं नदी जल उठाव प्रणाली। नदी जल उठाव प्रणाली जिन क्षेत्रों में जलाशयों से कम पानी, क्या लिखा है, जिन क्षेत्रों में जलाशयों से कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव अनियमित तथा अपर्याप्त होता है, वहां जल उठाव प्रणाली अधिक उपयोगी रहती है। नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी निकाला जाता है। अब देखते हैं तालाब। छोटे जलाशय जो छोटे क्षेत्रों में बहे हुए पानी का संग्रह करते हैं, तालाब का रूप ले लेते हैं। ठीक, आगे देखते हैं कृषि में पानी की उपलब्धि। कृषि में पानी की उपलब्धि बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियां जैसे वर्षा के पानी का संग्रहण तथा जल विभाजन का उचित प्रबंधन द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके लिए छोटे बांध बनाने होते हैं जिससे कि भूमि के नीचे जल स्तर बढ़ जाए। ये छोटे बांध वर्षा के पानी को बहने से रोकते हैं तथा मृदा अपरदन को भी कम करते हैं। अब देखते हैं फसल पैटर्न क्या है। ठीक, फसल पैटर्न अर्थात फसल उगाने की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक, देखिए फसल उगाने की कौन कौन सी विधियां, इनमें देखते हैं। देखिए, अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न विधियों का उपयोग किया गया है। ठीक, या विभिन्न विधियों का उपयोग कर सकते हैं। नंबर एक क्या है, मिश्रित खेती या मिश्रित फसल। मिश्रित फसल में क्या है, दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक साथ ही एक खेत में उगाते हैं। दो से अधिक फसलों को एक साथ ही एक खेत में उगाते हैं, ये क्या है, मिश्रित खेती है। जैसे कि गेहूं चना एक साथ में उगा सकते हैं, अथवा गेहूं सरसों, ठीक, अथवा मूंगफली सूरजमुखी या सूर्यमुखी को हम एक साथ एक फसल या एक खेत में उगा सकते हैं। इससे हानि होने की संभावना क्या होती है, कम होती है, क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। अब दूसरा क्या है, अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण जैसे अंतरा फसलीकरण में क्या है, एक पंक्ति में दूसरा फसल तो दूसरी पंक्ति में, मतलब जैसे एक पंक्ति में मैंने ये फसल कोई बो दिया, कोई लगा दिया। ठीक, जैसे मैंने सोयाबीन लगा दिया, ठीक, एक पंक्ति में, फिर दूसरे पंक्ति में मैंने मक्का लगा दिया, फिर तीसरे पंक्ति में मैंने सोयाबीन लगा दिया। ठीक, सोयाबीन का, ठीक, फिर यहाँ मक्का। इस प्रकार क्या है, अल्टरनेट, अर्थात एक के बाद एक, इसी को हम क्या कहते हैं, अंतरा फसलीकरण। तो आइए पढ़ते हैं। अंतरा फसलीकरण में दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं। इसके उदाहरण क्या है, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, लोबिया। फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो। ठीक, भिन्न भिन्न हो, पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सके। इस विधि द्वारा पीड़क व रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। इस प्रकार दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, ये देखिए, एक रो में ये
पौधा लगा, दूसरे रो में ये, फिर तीसरे रो में, ऐसे ही क्या है, अंतरा फसलीकरण है। देखिए आगे क्या लिखा है, किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। देखिए फसल चक्र किसे कहते हैं, फसल चक्र किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। ठीक, परिपक्वन काल के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए, यह नमी तथा सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो एक वर्ष में 2 अथवा 3 फसलों से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। अब हम देखते हैं फसल सुरक्षा प्रबंधन। देखिए फसल को मैंने बो लिया, ठीक, फसल को अच्छे बीजों का मैंने चुनाव कर लिया, फसल को मैंने बो लिया। अब फसल का क्या सुरक्षा और प्रबंधन क्या करना है, प्रबंधन करना है। ठीक है, देखिए खेतों में फसल खरपतवार कीट पीड़क तथा रोगों से प्रभावित होती है। यदि समय रहते खरपतवार तथा पीड़कों को नियंत्रित नहीं किया जाए तो वे फसलों को क्या करते हैं, बहुत हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, बहुत हानि पहुंचाते हैं। ठीक, खरपतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं। जो खरपतवार होते हैं जिनका कोई आवश्यकता नहीं होता है, ठीक, वो क्या है, अनावश्यक होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गोखरू का बोटैनिकल नाम क्या है, जैंथियम गाजर घास होता है, जिसको हम पार्थेनियम कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पार्थेनियम। वो मोथा को क्या कहते हैं, साइरेनस रोडेंटस। ठीक, आगे देखते हैं, ये खरपतवार क्या है, ये खरपतवार भोजन स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। खरपतवार पोषक तत्व भी लेते हैं। मतलब जब हम जो पौधों को, जो हम फसल के लिए पौधे बोए गए हैं, जो लगाया है मैंने, उनको जो पोषक तत्व मिलना चाहिए उनको ये खरपतवार लेते हैं। जिससे क्या होता है, हमारे द्वारा बोया गया जो फसल होता है उसको पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, तो वो कमजोर तथा वह उसका स्वस्थ और उसमें विकास और वृद्धि नहीं हो पाती है। ठीक है, क्या लिखा, खरपतवार पोषक तत्व भी लेते हैं जिससे फसलों की वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए अच्छी पैदावार के लिए प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार को खेतों में से निकाल देना चाहिए। अब आगे देखते हैं, प्रायः कीट पीड़क 3 प्रकार के पौधों पर आक्रमण करते हैं। जो कीट पीड़क होते हैं, ठीक, जो कीट पीड़क होते हैं वो पौधों पर 3 प्रकार से आक्रमण करते हैं। देखिए ये मूल तने तथा पत्तियों को काट देते हैं। जो उसका जड़ है, तना है, ठीक, और पत्तियों को क्या करते हैं, काट देते हैं। ये पौधों के विभिन्न भागों में कोशिकीय रस होती है उसको ये चूस लेते हैं। ठीक, ये तने तथा फलों में छिद्र कर देते हैं। इस प्रकार के फसल को खराब कर देते हैं। ठीक, और फसल उत्पादन क्या होती है, फसल उत्पादन कम हो जाता है। ठीक, पौधों में रोग बैक्टीरिया, कवक तथा वायरस जैसे रोग कारकों द्वारा होता है। ठीक, ये मिट्टी, पानी तथा हवा में उपस्थित रहते हैं और इन माध्यमों द्वारा ही पौधे में फैलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, खरपतवार कीट तथा रोगों पर नियंत्रण कई विधियों द्वारा किया जा सकता है। खरपतवार पर देखिए, खरपतवार कीट जो कीटनाशक थे, कीट थे तथा रोग, इन पर जो नियंत्रण है उनको हम कई विधियों द्वारा कर सकते हैं। जैसे इनमें सर्वाधिक प्रचलित विधि का है पीड़कनाशी रसायन, मतलब हम केमिकल का उपयोग करते हैं। ठीक, पीड़कनाशी रसायन का उपयोग करते हैं। इसके अंतर्गत शाकनाशी, कीटनाशी तथा कवकनाशी आते हैं। इन रसायनों को फसल के पौधों पर छिड़कते हैं अथवा बीज और मिट्टी के उपचार के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन इनका जो पीड़कनाशी रसायन है, इनका जब अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं तो क्या होती है, बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि ये कई पौधों तथा जानवरों के लिए विषैले हो सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण के क्या हो सकते हैं, कारण बन सकते हैं। अब देखते हैं यांत्रिक विधि द्वारा क्या है, यांत्रिक विधि क्या है, यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवार को हटाना भी एक विधि है। खरपतवार को हटाना भी एक विधि है। निरोधक विधियां जैसे समय समय पर फसल उगाना, उचित क्यारियां तैयार करना, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। पीड़कों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिरोध क्षमता वाली किस्मों का उपयोग तथा ग्रीष्म काल में हल से जुताई कुछ निरोधक विधियां हैं। इस विधि में खरपतवार तथा पीड़क को नष्ट करने के लिए गर्मी के मौसम में
गहराई तक हल चलाया जाता है, गहराई तक हल चलाया जाता है। अब देखते हैं अनाज का भंडारण। ठीक है, अब हम देखते हैं अनाज का भंडारण। कृषि उत्पाद, क्या लिखा, कृषि उत्पाद के भंडारण। देखिए अनाज के भंडारण में हम पहला पॉइंट देखते हैं, कृषि कृषि उत्पाद के भंडारण में बहुत हानि हो सकती है। इस हानि को जैविक कारण कीट, कृंतक, कवक, चिंचड़ी तथा जीवाणु है। ठीक, क्या है, जीवाणु है तथा हानि अजैविक कारण है। ठीक, देखिए जैविक कारण में क्या क्या है, जैविक कारण में क्या था, कीट, कृंतक, कवक, चिंचड़ी तथा जीवाणु है। तथा अजैविक कारण क्या है, अजैविक कारण में क्या है, भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी, ताप का अभाव है। ये कारक उत्पाद की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं तथा अंकुरण करने की क्षमता अंकुरण करने की क्षमता को भी ये कम कर देते हैं। उत्पाद को क्या कहते हैं, बदरंग कर देते हैं। ये सब क्या है, ये सब लक्षण बाजार में उत्पाद की कीमत को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक, इन कारकों पर नियंत्रण पाने के लिए उचित उपचार और भंडारण का प्रबंधन होना चाहिए। निरोधक तथा नियंत्रण विधियों का उपयोग भंडारण करने से पहले किया जाता है। इन विधियों के भंडारण से पहले उत्पाद की नियंत्रित सफाई को अच्छी तरह सुखाना, क्या है, अच्छी तरह सुखाना, पहले सूर्य के प्रकाश में और फिर छाया में, तब धूमक, ठीक, का उपयोग जिससे कि पीड़क मर जाए सम्मिलित है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पशुपालन, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, पशुपालन। आइए अब हम लोग पशुपालन करते हैं। पशुपालन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। पशुपालन के प्रबंधन को, देखिए एक शॉर्ट आंसर लिखना हो एक लाइन में, पशुपालन क्या है, तो पशुपालन के प्रबंधन को हम पशुपालन कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत से कार्य जैसे कि भोजन देना, प्रजनन तथा रोगों पर नियंत्रण करना आता है। जनसंख्या वृद्धि तथा रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण अंडों, दूध तथा मांस की खपत भी बढ़ रही है। पशुधन के लिए, क्या लिखा है, पशुधन के लिए मानवीय व्यवहार के प्रति जागरूकता होने के कारण पशुधन खेती में कुछ नई परेशानियां भी आई हैं। इसलिए पशुधन उत्पादन बढ़ाने व उसमें सुधार की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आइए एक सारणी है, इसको देख लेते हैं। क्या लिखा है, पशु उत्पादों, क्या लिखा है, पशु उत्पादों का पोषक मान प्रतिशत में है। देखिए दूध में क्या होता है, वसा 3.60, प्रोटीन 4% होती है। ठीक, शक्कर क्या है 4.50, खनिज 0.7, जल इसमें कितनी होती है 87.20। ठीक है, विटामिन इसमें मिलता है B1, B2, B12, D एंड E। ठीक, अब अंडे में देखते हैं वसा कितना है, प्रोटीन देखिए, ठीक, खनिज, जल और इससे विटामिन कौन कौन सी मिलती है। मांस में, मछली में इस प्रकार आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं पशु कृषि। अब हम देखते हैं पशु कृषि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, देखिए पशु कृषि में पशुपालन के दो उद्देश्य हैं। पशुपालन के क्या है, दो उद्देश्य हैं। नंबर क्या है, एक होते दूध देने वाले, दूसरा क्या है, हल चलाना। कृषि क्या है, पशुपालन के दो उद्देश्य। पशुपालन हम किस उद्देश्य से करते हैं, देखिए एक तो दूध देने वाले तथा कृषि कार्य के लिए हम पशुपालन करते हैं। कृषि कार्य में क्या, हल चलाना, सिंचाई तथा बोझा ढोने के लिए पशुओं को पालना होता है। भारतीय पालतू पशुओं की दो मुख्य स्पीसीज है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए उठ गया, भारतीय पालतू पशुओं की क्या है, दो मुख्य स्पीसीज है। जैसे कि गाय में कौन सी है, बॉस इंडिकस। भैंस क्या है, बॉस बुवेलिस, इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। गाय का क्या है, वॉस इंडिकस, भैंस का क्या है, वॉस बुवेलिस। ठीक, दूध देने वाली मादाओं में दुधारू पशु कहते हैं। ठीक है, दूध उत्पादन में, देखिए दूध उत्पादन में पशु के दुग्ध श्रवण के काल पर कुछ सीमा तक निर्भर करता है। देखिए जैसे गाय हुई, भैंस हुई। ठीक, जब बछड़ा जन्म लेता है तब से गाय या भैंस दूध देना शुरुआत करती है और एक समय तक, कोई 6 महीना, कोई 7 महीना, कोई 8 महीना तक ये दूध देती है, एक समय तक होता है। ठीक, अब कोई गाय है जो 10 महीने से ज्यादा तक
1 साल से ऊपर तक दूध देती है। ठीक है, वही लिखा है, क्या लिखा, दूध उत्पादन पशु के दुग्ध श्रवण के काल पर कुछ सीमा तक निर्भर करता है, जिसका अर्थ है बच्चे के जन्म पश्चात दूध उत्पादन का समय काल। ठीक, इस प्रकार दूध उत्पादन दुग्ध श्रवण काल को बढ़ाने से बढ़ सकता है। ठीक है, बढ़ाने से बढ़ सकता है। लंबे समय तक दूध श्रवण काल के लिए विदेशी नस्लों जैसे कि अब देखिए विदेशी नस्लों में कौन से, जर्सी, ब्राउन स्विस का चुनाव करते हैं। देसी नस्लों जैसे कि अपने, अब देखिए देसी नस्लें कौन कौन सी है, रेड सिंधी, साहिवाल, ठीक, में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। यदि इन दोनों नस्लों में संकरण कराया जाए, देखिए ये देसी नस्ल और ये विदेशी नस्ल, ठीक, विदेशी नस्लों में क्या होता है, जैसे ये क्या है, ये विदेशी नस्ल वाली गाय हो गई ये, ठीक, ये हो गई देसी नस्ल वाली। ठीक, तो विदेशी नस्ल वाली जो होती है दूध देने की क्षमता ज्यादा होती है, ऐसे लंबे समय तक दूध देती है। और जो देसी होती है, जो देसी गाय है, ये इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है। अगर दोनों में क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया जाए दोनों में, तो जो संतान होगी वो संकरण होगी, और इसमें जो होगा ये दूध भी ज्यादा देगी और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होगा। ठीक, इसीलिए हम क्या करते हैं, दोनों में संकरण कराया जाता है, असंकरण कराते हैं। तो क्या लिखा है, यदि इन दोनों नस्लों में संकरण कराया जाए तो एक ऐसी संतति प्राप्त होगी जिसमें दोनों ऐच्छिक गुण, रोग प्रतिरोधक क्षमता व लंबा दुग्ध श्रवण काल होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए रेड सिंधी और साहिवाल भारतीय नस्ल की दोनों गायों का चित्र दिखाया है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्पादन की मात्रा क्या है, उत्पादन की मात्रा मानवीय व्यवहार आधारित पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य तथा स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए गाय तथा भैंस के शरीर की उचित सफाई तथा आवास की क्या होती है, आवश्यकता होती है। आवास की देखिए क्या क्या है, सफाई, ठीक, आवास, ठीक, की आवश्यकता होती है। पशु के शरीर पर झड़े हुए बाल तथा धूल को हटाने के लिए नियमित रूप से पशु की सफाई करनी चाहिए। ठीक है, उनका आवाज छतदार तथा रोशनदान का मतलब होता है सूर्य की प्रकाश भी आ सके, ऐसा युक्त होना चाहिए। ऐसे आवास उन्हें वर्षा, गर्मी तथा सर्दी से क्या करते हैं, बचाते हैं। आवास का फर्श ढलवा होना चाहिए जिससे कि वह साफ और सूखा रहे। ढलवा होने का मतलब क्या है, जैसे देखिए गाय हुआ, भैंस हुई, कोई जानवर हुआ, जब वो मल मूत्र त्यागता है तो ढलवा जब रहेगा तो बह कर नाली में, वहां से नाली में चला जाएगा। ठीक, जिससे क्या होगा, वहां का जो फर्श होगा वो साफ और सूखा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूध देने वाले पशु, क्या लिखा, दूध देने वाले पशु, अच्छा इसको क्या कहेंगे, डेयरी पशु के आहार की क्या आवश्यकता, 2 प्रकार की होती है। जो दूध देने वाले पशु होते हैं, ठीक, उनको आहार की कितनी 2 आवश्यकता होती है। ठीक, एक प्रकार का क्या है आहार, जो उसके स्वास्थ्य को क्या करे, अच्छा बनाए। पहले प्रकार का जो आहार है, पहले तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी तो वो दूध देगी। ठीक, तो दूसरा क्या है, पहले उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए, इस प्रकार का आहार देना चाहिए। दूसरा क्या, वह जो दूध उत्पादन को बढ़ाए। दूसरा आहार क्या है, उसके दूध उत्पादन को बढ़ाए। इसकी आवश्यकता दुग्ध श्रवण काल के समय होती है। पशु आहार के अंतर्गत आते हैं। देखिए अब पशु आहार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, देखिए पहला क्या है, मोटा चारा, ठीक, दूसरा क्या है, ठीक, प्राय मुख्य रेशे होते हैं। मोटा चारा क्या है, रेशे युक्त होते हैं। बी क्या है, सांद्र, जिसमें रेशे कम होते हैं और प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व तो अधिक होते हैं। पशु को एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसमें उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व होते हैं। ऐसे पोषक तत्वों के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं जो दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखते हैं तथा दूध उत्पादन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। दूध उत्पादन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। आगे देखते हैं। पशु अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं जिनके कारण उनकी दूध उत्पादन क्षमता में कमी अथवा उनकी मृत्यु भी हो सकती है। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है और ठीक ढंग से बैठता व उठता है। पशु के बाह्य परजीवी तथा अंतः परजीवी दोनों होते हैं। बाह्य परजीवी जो त्वचा के ऊपर होते हैं उसे बाह्य परजीवी। देखिए क्या है, बाह्य परजीवी त्वचा पर रहते हैं जिनसे पशुओं के त्वचा रोग हो सकते हैं। अंतः परजीवी जैसे कि कीड़े, आमाशय
तथा आंत को तथा पर्णकृमि जैसे कि फलुक यकृत को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। संक्रामक रोग जैसे कि संक्रामक रोगों में क्या बैक्टीरिया वायरस के कारण होते हैं। अनेक विषाणु तथा जीवाणु जनित रोगों से पशुओं को बचाने के लिए क्या किया जाता है, टीका लगाया जाता है। आगे देखते हैं मुर्गी पालन। मुर्गी पालन अथवा कुक्कुट पालन, ठीक है। कुक्कुट देखिए, अंडे व कुक्कुट क्या लिखा, अंडे व कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है, ठीक है। कुक्कुट पालन अथवा मुर्गी पालन क्यों किया जाता है, अंडे व मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। इसलिए कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती है। अंडे देने के लिए तैयार करने वाली क्या है, लेयर मुर्गी पालन किया जाता है तथा मांस के लिए ब्रोलर को पाला जाता है। मांस के लिए ब्रोलर को पाला जाता है और अंडे देने के लिए लेयर मुर्गी, ठीक। आगे देखते हैं, ये देखिए मुर्गियों के दो प्रजातियों का चित्र दिखा गया, एसिल और लेगहॉर्न, ठीक है। देखिए ऊपर जो मैंने पढ़ा, निम्नलिखित गुणों के लिए नई नई किस्में विकसित की जाती हैं। नई किस्म बनाने के लिए देखिए, नई किस्म बनाने के लिए देसी जैसे कि एसिल तथा विदेशी जैसे लेगहॉर्न नस्लों का संकरण किया जाता है, ठीक है। जो अच्छी किस्म के, ठीक, अच्छी किस्म के मुर्गों को बनाने के लिए क्या किया जाता है, देसी जो किस्म के हैं एसिल है तथा विदेशी लेगहॉर्न, एसिल और लेगहॉर्न के बीच संकरण कराया जाता है, जिनसे क्या होता है, अब देखिए संकरण कराने के बाद क्या होगा, चूजों की संख्या तथा गुणवत्ता में वृद्धि होगी। छोटे कद के ब्रोलर क्या होंगे, माता पिता द्वारा चूजों की व्यावसायिक उत्पादन हेतु किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, गर्मी अनुकूलन क्षमता, ठीक है। गर्मी अनुकूलन क्षमता तथा उच्च तापमान को सहने की क्षमता, देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता, अंडे देने वाले तथा ऐसी क्षमता वाले पक्षी जो कृषि के उपोत्पाद, ठीक, उपोत्पाद का मतलब होता है एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपभोग कर सके, ठीक। आगे देखते हैं अंडे तथा ब्रोलर का उत्पादन। देखिए ब्रोलर चूजों को अच्छी वृद्धि दर तथा अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार मिलते हैं। उनकी मृत्यु दर क्या होती है, कम रखने और उनके पंख तथा मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जाती है। इन्हें ब्रोलर के रूप में उत्पादित किया जाता है तथा मांस के प्रयोजन के लिए विपणन किया जाता है। देखिए ब्रोलर का उत्पादन हम क्यों करते हैं, मांस के लिए करते हैं, ठीक है। मुर्गी पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणालियां क्या है, बहुत आवश्यक है। इसके अंतर्गत आवास में उचित ताप तथा स्वच्छता का निर्धारण करके कुक्कुट आहार की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। इसके साथ साथ रोगों तथा पीड़कों पर नियंत्रण तथा उनसे बचाव करना भी शामिल है। ब्रोलर की आवास, पोषण तथा पर्यावरण आवश्यकता अंडे देने वाले कुक्कुटों से क्या है, कुछ अलग होती है, ठीक, या भिन्न होती है, ठीक। ब्रोलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होती है। कुक्कुट आहार में विटामिन तथा विटामिन के की मात्रा भी अधिक होती है, ठीक। आगे देखते हैं जीवाणु विषाणु, क्या लिखा है, जीवाणु विषाणु कवक परजीवी तथा पोषणहीनता के कारण मुर्गियों में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। अतः सफाई तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव आवश्यक है। मुर्गियों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीका लगवाना चाहिए। मुर्गियों को क्या करना चाहिए, संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीका लगवाना चाहिए, जिससे महामारी से ग्रसित न हो। इन सावधानियों के बरतने से रोगों के फैलने की दशा में कुक्कुट को न्यूनतम हानि होती है। अब हम देखते हैं उत्पादन, किसका उत्पादन, मत्स्य उत्पादन अर्थात मछली का उत्पादन, ठीक है। मत्स्य उत्पादन अर्थात मछली उत्पादन। हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का एक समृद्धि स्रोत है। क्या है, हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का क्या है, एक समृद्धि स्रोत है। मछली उत्पादन में पंख युक्त मछलियां हैं, कवची मछलियां जैसे कि प्राण अर्थात क्या होता है, इसको झींगा कहते हैं।
मोलस्क सम्मिलित है। मछली प्राप्त करने की कितनी विधियां? 2 विधियां। नंबर एक क्या है? नंबर एक क्या है? प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत जिसे मछली पकड़ना कहते हैं। दूसरा स्रोत कौन सा है? दूसरा स्रोत मछली पालन। देखिए हम इसको मछली पकड़ने की कितनी विधियां? 2 विधियां हैं। ठीक, नंबर एक क्या है? नंबर एक क्या है? प्राकृतिक स्रोत, जैसे हम समुद्र में, नदियों में जो मछली पकड़ते हैं वो हमारा प्राकृतिक स्रोत है। और जब हम पालन के द्वारा मछली पालन करते हैं तालाबों में या झीलों में, उसको हम क्या कहते हैं? मछली पालन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मछलियों के जल स्रोत, मछलियों के जल स्रोत समुद्र जल तथा ताजा जल। ताजा जल का मतलब होता है अलवड़ी जल। अलवड़ी जल नदियों तथा तालाबों में होता है, इसलिए मछली पकड़ना तथा मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे दल क्या लिखा है? ताजे जल के पारिस्थितिकी तंत्रों में किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखते हैं समुद्री मत्स्यिकी। ठीक, आगे देखते हैं। भारत की समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र 7500 किलोमीटर समुद्री तट तथा इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक है। क्या है? भारत की समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र कितना विस्तृत है? 7500 किलोमीटर तक समुद्री तट तथा इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक है। ठीक, सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियां, सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियां कौन सी हैं? जैसे कि पॉम्फ्रेट, क्या लिखा है? मैकर्ल, टूना, सार्डाइन तथा बॉम्बे डक। ये क्या है? समुद्री मछलियां हैं। समुद्री मछली पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों का उपयोग मछली पकड़ने वाली नाव से किया जाता है। ठीक, आजकल आधुनिक तकनीकी भी है, जैसे कि सैटेलाइट। क्या लिखा है? सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीरता मापी है। क्या है? सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीरता मापी से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जा सकता है तथा इन सूचनाओं का उपयोग कर मछली का उत्पादन क्या है? बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ आर्थिक महत्व वाली मछलियां हैं, ठीक, जिनसे धन की प्राप्ति ज्यादा होती है। तो कौन कौन सी है इसमें? देखिए, कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है। ठीक, समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है। इनमें प्रमुख क्या है? मुलेट, भेटकी तथा पर्ल स्पॉट। पर्ल स्पॉट का मतलब होता है पंख युक्त मछलियां। कवची मछलियां जैसे कि झींगा, ठीक, मसल तथा ऑयस्टर एवं साथ ही समुद्र खरपतवार ऑयस्टर का संवर्धन क्या? मोतियों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, क्या लिखा? भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा, क्या है? संवर्धन के द्वारा हो सकती है। इस प्रणाली को समुद्री संवर्धन कहते हैं। देखिए, संवर्धन का मतलब होता है मछलियों का पालन या उसी को संवर्धन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं अंतःस्थलीय मत्स्यिकी। अंतःस्थलीय मत्स्यिकी का मतलब ताजा जल के स्रोत नाले, तालाब, पोखर तथा नदियां हैं। खारे जल के संसाधन जहाँ समुद्र जल तथा ताजा जल मिश्रित होते हैं, जैसे कि नदी का मुख, इसको कहते हैं एस्चुरी। लैगून भी महत्वपूर्ण मत्स्य भंडारण है। जब मछलियों का प्रग्रहण अंतःस्थलीय वाले स्रोतों पर किया जाता है तो उत्पादन अधिक नहीं होता है। इन स्रोतों से अधिकांश मछली उत्पादन जल संवर्धन द्वारा ही होता है। ठीक है, जल संवर्धन द्वारा ही होता है। अब देखते हैं क्या लिखा है। मछली संवर्धन कभी कभी धान की फसल के साथ भी किया जाता है। अधिक मछली संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र से किया जाता है। इसका मतलब क्या? अलग अलग प्रकार के मछलियों का पालन या संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र कहलाता है। इस प्रक्रिया में देसी या आयातित प्रकार की मछलियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे तंत्र में एक ही तालाब में 5 अथवा 6 मछलियों का स्पीशीज का प्रयोग किया जाता है। इनमें ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिनके आहार के लिए इनमें प्रतिस्पर्धा न हो, ठीक, अथवा उनके आहार भिन्न हो। देखिए, कहने का मतलब क्या है? जैसे कि ये कोई तालाब है, कोई ऐसी मछली का हम पालन करेंगे जो वो
तली में अपना जीवन यापन करे, या अर्थात तली में उपस्थित भोजनों का ये प्रयोग करे। फिर उसके बाद ऐसा करे जो मध्य भाग में रहे, और ऐसे मछली का हम पालन करें जो सतह पर उपस्थित भोजन का वो उपयोग करे। ठीक है, देखिए वही लिखा, इसके परिणाम स्वरूप तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है। जैसे कि कतला मछली क्या है? कतला मछली जल की सतह से अपना भोजन लेती है, जल के सतह। इसमें क्या लिखा है, जैसे हमने ये डायग्राम बनाया, इसमें क्या होगा, जैसे कतला मछली सतह से अपने भोजन को प्राप्त करती है, ठीक, ये जो मछली है ये मध्य भाग में, इससे क्या होगा, भोज्य पदार्थों के लिए इनमें प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। ठीक है, वही लिखा है, रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र में अपना भोजन लेती है। मृगल तथा कॉमन कार्प क्या होते हैं? कॉमन कार्प तालाब की तली से भोजन लेती है। ग्रास कार्प खरपतवार खाती है। इस प्रकार ये सभी मछलियां साथ साथ रहते हुए बिना स्पर्धा के अपना भोजन आहार लेती हैं। ठीक है, अपना आहार लेती हैं। इससे तालाब से मछलियों के उत्पादन में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, ये देखिए चित्र में क्या है, देखिए पहला ये क्या है, ये कतला मछली का चित्र है। फिर ये क्या है? सिल्वर कार्प, रोहू, ग्रास कार्प है ये, और ये मृगल, और अंत में क्या है? ये कॉमन कार्प है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मिश्रित मछली संवर्धन में एक समस्या यह है कि इनमें से कई मछलियां केवल वर्षा ऋतु में ही जन्म करती हैं। यहाँ तक कि यदि मत्स्य डिंभ देसी नस्ल से ली जाए तो अन्य स्पीशीज के डिंबों के साथ मिल सकते हैं। अतः मछली संवर्धन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डिंबों का उपलब्ध न होना एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी विधियां खोजी जा रही हैं कि तालाब में इन मछलियों का संवर्धन हार्मोन के उपयोग द्वारा किया जा सके। इससे ऐच्छिक मात्रा में शुद्ध मछलियों के डिंब प्राप्त होते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम मधुमक्खी पालन। क्या देखते हैं? मधुमक्खी पालन। ठीक, हमारा अगला टॉपिक है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी या शहद का सर्वत्र उपयोग होता है, अतः इसके लिए मधुमक्खी पालन का उद्यम एक कृषि उद्योग बन गया है। चूंकि मधुमक्खी पालन में पूंजी निवेश कम होता है, इसलिए किसान इसे धनार्जन का अतिरिक्त साधन मानते हैं। शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी के छत्ते मोम के बहुत अच्छे स्रोत है। मोम का उपयोग हम औषधि तैयार करने में करते हैं, या औषध तैयार करने में किया जाता है। ठीक है, ये देखिए चित्र में दिखाया गया है मधुमक्खी के छत्तों की मधुवाटिका में व्यवस्था। मधु निष्कर्षक, यह है मधु निष्कर्षक। अब आगे देखते हैं व्यवसायिक स्तर पर क्या लिखा है। व्यवसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए देसी किस्म की मक्खी एपिस सेरेना इंडिका। देसी किस्म की मक्खी कौन सी है? एपिस सेरेना इंडिका। सामान्य ये भारतीय मक्खी है। एपिस डोरसेटा एक सैल मक्खी। एपिस फ्लोरी क्या है? लिटिल मक्खी का प्रयोग करते हैं। एक इटली मक्खी एपिस मेलिफेरा का प्रयोग मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अतः व्यावसायिक मधु उत्पादन में इस मक्खी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इटली मक्खी में क्या लिखा? इटली मक्खी में मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। वे डंक भी कम मारती है। वे निर्धारित छत्ते में काफी समय तक रहती है और प्रजनन तीव्रता से करती है। व्यवसायिक क्या लिखा? व्यवसायिक मधु उत्पादन के लिए मधुवाटिका अथवा मधुमक्खी फार्म बनाए गए हैं। मधु की कीमत अथवा गुणवत्ता मधुमक्खियों के चारागाह अर्थात उनको मधु एकत्र करने के लिए उपलब्ध फूलों पर निर्भर करती है। ठीक, मधुमक्खियां क्या लिखा है? मधुमक्खियां फूलों से मकरंद तथा पराग एकत्र करती है। चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त फूलों की किस्में मधु के स्वाद को निर्धारित करती है। ठीक है, निर्धारित करती है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि खेती को बेहतर बनाने के लिए हमें किस तरह नई तकनीकों, वैज्ञानिक तरीकों, जैविक खादों, बेहतर बीजों और फसल सुरक्षा के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगर हम अपने खाद्य संसाधनों को सही तरीके से सुधारेंगे तो न केवल हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि हर व्यक्ति को पौष्टिक आहार और पर्याप्त भोजन भी मिलेगा। ठीक है, याद रखिए अच्छा भोजन ही अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य क्या है? कुंजी है। ठीक है,
दोस्तों, अगर आपको ये विषय हमारा पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर नया ज्ञान समय पर मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।